एक तो ये है कि भाई जो सीए बन जाएगा वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होने वाला, ये तो बिल्कुल क्लियर रखें आप। कैसे कि जो डिमांड है वो हर साल 5 लाख सीए की डिमांड है और बन रहे 20,000 50,000 है। अभी इस बार 20,000 बने हैं, अगले टाइम में 15-20,000 25,000 और भी बढ़ जाएंगे तो भी 50,000 हो, तो 10% भी सप्लाई नहीं है अभी। से ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था आपका दैट अगर 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ऑडिट में, तो बच्चों को ब्रेकअप भी पता होना चाहिए कि फैक्ट से कितने मार्क्स है और इसका कितने मार्क्स है, बिकॉज फैक्ट ही लिखे जा रहे हैं याद। तो प्रेजेंटेशन यदि आपका ऐसे से मैच होगा तो नंबर बढ़ जाएंगे। गलती क्या हो रही है, जहाँ से आपको 3 नंबर मिलने वहाँ तो आप 2 लाइन लिख रहे हो, और जहाँ से 1 नंबर है वहाँ पर आप 10 लाइन लिख रहे हो, तो हो गया उल्टा। तो सिस्टम आपका फिर वो एग्जाम में मार्क्स कैसे देंगे आप? योर इंस्टीट्यूट इज इन बोथ कैटेगरीज, ऑफलाइन भी आप देते हैं और ऑनलाइन भी। आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट के लिए भी क्या बेनिफिशियल रहता है और क्या इन दोनों के फायदे नुकसान रहते हैं पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से? यदि घर बैठ के स्कूलिंग हो जाती तो स्कूलों की जरूरत नहीं थी, स्कूल पे जाने की जरूरत नहीं फिर तो। इसलिए जो बेस्ट एजुकेशन का तरीका है वो तो ऑफलाइन ही है। ऐसे बहुत सारी चीज़ है, जैसे सुबह 4 बज रहे हैं और रेड लाइट हो रही है, पूरा चौराहा खाली है, अब आपने उसको क्रॉस कर दिया, मतलब आप क्या करोगे, वहाँ खड़े हो उनको क्रॉस कर जाओगे या वहाँ रुकोगे रेड लाइट में? तो बच्चा कह देगा मैं रुक जाऊँगा, तो वो कहेंगे आप प्रैक्टिकली 4 बजे के लिए थोड़ी लगाई थी लाइट तो ट्रैफिक के लिए लगाई थी। और वो कह देता है मैं निकल जाऊँगा, तो फिर उसको कहेंगे कि आप उस पहुँचते हो। तो आपके अकॉर्डिंग क्या फुट स्टेप होनी चाहिए कि भाई अगर आप कोचिंग में आओ तो कैसे आपको करना चाहिए? बहुत ही बढ़िया इंडस्ट्री है, बहुत कमाई है इसमें, बहुत पैसा है। ठीक है, जो भी जना इसमें आना चाहे बिल्कुल आए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। एंड आज के इंटरव्यू में लाइक वी गोना टॉक अबाउट दैट सर की जर्नी क्या थी टू बिल्ड दिस अमेजिंग मित्तल कॉमर्स क्लासेस दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट राउंड इंस्टीट्यूट ऑफ जयपुर इन CS एंड CMA। एंड सर के पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे बिकॉज ही हैज़ टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन हिज इंस्टीट्यूट कि कैसे रैंक होल्डर बना जाता है, कैसे एक मीडियम और बच्चा जिसके पास बैकग्राउंड नहीं है वो भी एक अच्छी डिग्री ले सकता है लाइक अ सी। सो लेट्स बिगिन द इंटरव्यू एंड सर विल बिगिन विथ योर जर्नी कि आपने कहाँ से शुरुआत करी इस इंस्टीट्यूट की और आज इस लेवल पे MCC है। सो हाउ डज इट फील एंड ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? सभी को राधे राधे। देखिए, हमने जब स्टार्ट किया था तो हम ग्रुप ट्यूशन पढ़ाते थे 4-5 स्टूडेंट को बिठा के। तो 98 में स्टार्ट किया हमने, 1998 में जब मैं पढ़ाई कर रहा था अपनी, तभी हमने इसको स्टार्ट किया। और फिर जब जो बच्चे पढ़ने आते थे वो बाकी बच्चों को कह देते थे कि पढ़ाई बढ़िया होती है, तो ऐसे करके नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए। और शुरू में फैकल्टी, मैं खुद फैकल्टी था और 1-2 फैकल्टी की टीम थी, बाकी हम लोग ग्रुप ट्यूशन्स वैसे ही डील करते थे। और फिर जब बच्चों को ये लगा कि नहीं तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की पढ़ाई हो रही है, सिस्टमेटिक सारी चीज़ें हो रही, टेस्ट सीरीज हो रही, सब कुछ हो रहा है, तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स को रेफ़र किया। ऐसे रेफरल से ही, माउथिंग से ही पूरा नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत बढ़ गए, सैकड़ों स्टूडेंट इकट्ठे हो गए। फिर हमने ब्रांचेज ओपन कर ली, जयपुर में 3-4 ब्रांच ओपन करी। उसके बाद में हमने फिर अभी रिसेंटली पिछले 2 साल में हमने दिल्ली, कलकत्ता, जोधपुर वगैरह, जयपुर से बाहर भी ब्रांचेज ओपन करी। और हज़ारों स्टूडेंट हर साल पढ़ने के लिए आते हैं और हज़ारों स्टूडेंट पास होते हैं, CA बनते हैं और अपना कैरियर बनाते हैं। ऑल राइट सर, वी हैव सीन सो मेनी इंटरव्यूज़ जहाँ पे कई बच्चे बोलते हैं कि ये तो 12th से ईजी है, कई बच्चों का एक अटेम्प्ट में हो जाता है, कई के मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग रहे हैं। तो ऐसा क्या फैक्टर है कि कई बच्चों को तो बहुत टफ लग रहा है CA और कई के लिए बहुत स्मूथ लग रहा है? देखिए, जो CA का कोर्स है वो एज सच कोई मतलब टफ कोर्स नहीं है। कैसे कि इसका यदि पासिंग परसेंटेज देखेंगे तो पासिंग परसेंटेज अभी इस बार का तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा गया है। अभी इन जनरल भी 35-40% का पासिंग रेशियो तो रहता ही रहता है। तो जिस कोर्स का पासिंग परसेंटेज 35-40% जाता हो तो वो टफ हो नहीं सकता। जैसे हम बात करते हैं आज IIT की, तो वहाँ पर 17-18 लाख बच्चे बैठते हैं, तो वहाँ पे 11-11,500 सीट्स होती हैं। CA में सीट्स का कोई सिस्टम नहीं। अच्छा, 17 लाख में से जब 11-11,500 सीट है तो इसका मतलब क्या है, बाकी सब बच्चे फेल होंगे। रिजल्ट इज लेस देन 1%। UPSC में 900 सीट्स होती है, 6-7 लाख बच्चे बैठते हैं, तो 900 के अलावा बाकी सब फेल होने वाले हैं। रिजल्ट इज लेस देन 1%, क्या मतलब लेस देन 0.2%, 0.1%, कितना कम रिजल्ट है। क्योंकि सब जगह जैसे गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है, तो इन सब जगह एक चैलेंज ये होता है कि वहाँ पर लिमिटेड सीट्स या लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं, तो उसके चलते रिजल्ट हमेशा 1% से कम रहता है।
लेकिन सीए कोर्स में कभी भी लिमिटेड सीट्स का कोई सिस्टम नहीं होता। जो स्टूडेंट 50% नंबर ले आएंगे उनको सीए डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब 50% लाना टफ कैसे हो सकता है, ये तो आप भी समझें कि 50% लाना टफ हो ही नहीं सकता। बच्चे 90% भी ले आते हैं, 80% 90% आजकल आसानी से ले आते हैं। तो 50% लाना टफ नहीं होता, 50% लाया जा सकता है। और सीए में सब्जेक्ट्स होते हैं, तो जो हर सब्जेक्ट के अंदर एक पोर्शन तो बहुत ही आसान होता है, बहुत ही इजी होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो सबसे इजी पोर्शन है जिसको हम ए कैटेगरी भी बोलते हैं, तो सबसे पहले उसको स्ट्रॉन्ग कर लें। उसमें क्या है, 40% सिलेबस होता है, 40 से 50% सिलेबस होता है, लेकिन पेपर उसमें 70% आता है। तो सेलेक्टिव होके जब पहले हम पास होने का अरेंजमेंट कर लिया हमने, 70% जहाँ से पेपर आ रहा है उसको आसान है, उस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लिया हमने, तो आपको कोई फेल कर ही नहीं सकता। उसके बाद में आप नंबर बढ़ाने के लिए आगे का बाकी तो कोर्स करो, बी कैटेगरी करो, फिर सी कैटेगरी करो। तो इस सिस्टम को जो बच्चे फॉलो करते हैं वो फेल होने का कोई चांस नहीं है। कैसे कि आसान वाला पोर्शन इतना आसान होता है, जैसे मतलब 10th क्लास का स्टूडेंट भी कर लेगा। कई चैप्टर तो ऐसे होते हैं जो 5th क्लास के स्टूडेंट कर सकते हैं। बहुत ही आसान आसान टॉपिक्स होते हैं, तो टफ है नहीं एक्चुअली में, ये केवल एक रूमर बना दिया गया। क्योंकि पहले ये आज के 20 साल पहले रिजल्ट इसका बहुत कम जाता था, 1-2% जाता था, तो उस टाइम से रूमर बन गई थी, वो रूमर ही चल रही है। जबकि इतना बढ़िया रिजल्ट है, 35%, 40%, 50% तक रिजल्ट जाता है कई बार। तो इतना अच्छा जब रिजल्ट जाता है तो सीए टफ कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल भी मतलब लॉजिकल नहीं है। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, तो मतलब उस वीडियो में पूरा डेटा की अपीयर्ड और पास, कितना स्टूडेंट अपीयर हुआ, कितना पास हुआ, तो उससे ज़्यादा अथॉन्टिक कोई चीज़ नहीं होता। क्योंकि आईसीआई का डेटा है जिसमें कि अपीयर्ड और पास नंबर्स लिखा हुआ है, यदि उसमें पासिंग परसेंटेज हाई है तो टफ कोर्स का पासिंग परसेंटेज कभी हाई नहीं हो सकता। तो इसलिए सीए टफ कैसे हुआ, ये मतलब लॉजिकल ही नहीं है कि सीए टफ। तो बेसिकली परेटो एनालिसिस सब बहुत काम में आता है कि वो 20% चीज़ या 30% चीज़ की वैल्यू इतनी है कि वो ढंग से कर लो तो आप उसी में क्वालिफाई कर जाओगे। हाँ, मतलब जो 40-50% जो सिलेबस होता है उसमें से 70% पेपर आता है और वो इजी भी होता है, जिसको ए कैटेगरी बोलते हैं। वो कर लो आप ढंग से तो आप पास हो। उसी को बार बार करो जब तक उसमें पूरे से पूरे नंबर आने का अरेंजमेंट नहीं हुआ आपका। इसमें तो मेरे पूरे से पूरे आएंगे, इसमें मेरे कोई नंबर नहीं काट सकता। जब इतना अरेंजमेंट हो जाए तब आगे का पोर्शन करना है आपको। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आसान पड़ता है। और हम यदि टफ चीज़ों में उलझते रहते हैं और आसान चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो क्या होता है, टफ में तो इसलिए नंबर नहीं आते कि वो टफ है, और आसान में इसलिए नहीं आते कि उसकी हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो टफ से भी गए, आसान से भी गए, इसलिए नंबर चले जाते हैं। तो ये सिस्टम फॉलो करना है कि आसान वालों को स्ट्रॉन्ग करो, पूरे से पूरे उसमें आ जाए, इतना अरेंजमेंट हो जाए, उसके बाद फिर उससे टफ पे जाओ, फिर लास्ट में सबसे टफ पे जाओ, तो पास होना बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल ही आसान हो जाता है। और जो रिजल्ट जाते हैं वो इतने बढ़िया रिजल्ट है, जैसे पूरे नॉर्थ इंडिया में आगे सिलेक्शन जाते हैं अपने यहाँ से अपना। तो इतने सिलेक्शंस क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को हम इस तरीके की ट्रेनिंग देते हैं कि भाई ये पोर्शन करना है, पहले इसको स्ट्रॉन्ग करो, आप पक्का पास हो जाओगे। जो बच्चे उस पोर्शन को, इजी पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, निकलते जाते हैं। ये लॉजिक है इसके पीछे। करेक्ट भाई, हर चैप्टर या हर अब बराबर टाइम नहीं दे सकते हो आप। हाँ, उस टाइम लिमिटेड है आपके पास। यस, करेक्ट। सर सेम है ना, बच्चों के लाइक देयर इज़ अ वेरी लेस रेशियो जो बच्चे पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाते हैं। तो जिन बच्चों के अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, तो पहले तो ये बताओ डैट अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं क्या, मतलब लाइक उनके जॉब में कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? और जब किसी का अटेम्प्ट लगता है तो उसको सबसे बड़ा सेल्फ डाउट ये आता है कि यार मेरे से नहीं हो रहा, बाकी बच्चों को हो रहा है, तो उस सेल्फ डाउट से भी कैसे लड़ना है? एक तो ये कि भाई अटेम्प्ट क्या, कुछ एक कंपनी बहुत लिमिटेड, इंडिया में कोई 0.1% कंपनी भी नहीं है जिनका कोई क्राइटेरिया होता है कि हम तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को लेंगे। बाकी किसी भी कंपनी का कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को लेंगे। अभी रिसेंटली कैंपस प्लेसमेंट्स हुए हैं आईसीआई के भी, तो उसमें भी क्या हुआ, जिनके बहुत पूर्व फर्स्ट अटेम्प्ट में पास थे, उन कई सारे बच्चों का वहाँ पे कैंपस में सिलेक्शन नहीं हुआ, और जिन बच्चों का 3-3, 4-4, 5-5 अटेम्प्ट में हुआ था उनको कंपनियाँ ले ली। तो हम लोग भी कई बार, जैसे हमारे कैंपस में भी कंपनीज आती हैं, तो हम इंटरव्यूअर्स के साथ भी बहुत बार बैठे हैं। तो एक बिल्कुल एक जनरल सी चीज़ ये समझ में आती है कि इंटरव्यूअर है, उनको किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए किसी कैंडिडेट को लेना है।
अब इंटरव्यूअर केवल ये समझना चाहते हैं कि क्या वो प्रोफाइल के लिए सूटेबल है कैंडिडेट, क्या उनको वो काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी के लिए किसी को कैंडिडेट को लेना है किसी कंपनी को, तो वो कंपनी के जो इंटरव्यूअर है वो जीएसटी के ऊपर 10 क्वेश्चन पूछेंगे। अब और वो जो काम कराना है उस वही वाले 10 क्वेश्चन पूछेंगे, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछेंगे। तो अब यदि कोई स्टूडेंट है जो मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास है और वो 10 में से 1-2 ही बता पा रहे हैं, तो उनको नहीं लेंगे। और मान लो कोई ज़्यादा अटेम्प्ट लगे हैं, उन ज़्यादा अटेम्प्ट लग के पास हुए, 10 में से 10 बता दिए, 9 बता दिए, बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हैं, तो उनको वो लोग ले लेते हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल समझिए कि भाई सीए के एग्ज़ाम के बाद में कोई एग्ज़ाम तो होना नहीं है। एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल क्या होगा, इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू में जो बच्चे सही क्वेश्चंस बताएंगे जो कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर से आता है, या आप प्रैक्टिकली सब्जेक्ट को पढ़ के समझ के पढ़ रहे होते हैं, उससे वो चीज़ आपके अंदर आती है, तो वो यदि आपको आंसर सही देना आता है इंटरव्यू में, आप सही से आंसर देते हैं, तो आपके चाहे ज़्यादा भी अटैम्प्ट लगे हैं तो आपका कैंपस में ही हो जाएगा, ठीक है। और नहीं आराम से ऑफ कैंपस भी हो जाएगा, मतलब कहीं भी हो जाएगा आपका, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते, इंटरव्यू मैटर करता है कि उसमें आप आंसर सही दें, क्योंकि कंपनी को जिस प्रोफाइल के लिए लेना है वो कंपनी उस प्रोफाइल पे आपसे काम कराना चाहती है। तो इंटरव्यूअर हमेशा ये समझना चाहता है कि आपको काम आता है नहीं आता है, आप कंपनी को सर्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो उस प्रोस्पेक्ट से ही इंटरव्यू ले रहे होते हैं। बस आप यदि उस प्रोस्पेक्ट में खड़े उतरते हैं तो चाहे आपके अटेम्प्ट ज़्यादा भी लगे तो आपको कंपनी ले लेगी। और कोई उस प्रोस्पेक्ट में नहीं खड़े उतरते हैं तो आप चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास है तो कंपनी क्यों लेके जाएगी। कंपनी को जो काम कराना है वो आप क्वेश्चन ही नहीं बता पा रहे हो, तो क्वेश्चन नहीं बता पा रहे मतलब आपको काम ही नहीं आता है, मतलब आपको काम नहीं आता तो कंपनी क्या करेगी आपको ले जाके। तो ये बिल्कुल क्लियर रखें आप, अटेम्प्ट लगने का कोई मतलब ऐसे एज सच वो फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कंपनी लेगी नहीं आपको, वो बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दें। अटेम्प्ट लग भी गए हैं तो भी कंपनीज आपको ले लेंगी, बढ़िया पोस्ट पोजीशन आपको मिल जाएंगी। इस चीज़ को लेकर आपको रेस्ट एश्योर रहना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन इनका ये था कि भाई जब कई बच्चे का अटेम्प्ट लगते हैं वो फेल होता है बार बार, तो उसका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है और उसका डाउट क्रिएट हो जाता है कि भाई मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, मेरा क्या होएगा। देखिए जब फेलियर होती है तो फेलियर हमारे को एक लर्निंग देती है, नई लर्निंग देती है, एक सीख देती है, एक शिक्षा देती है कि भाई आपने क्या क्या गलती करी उसको चेक करो। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने सारे क्वेश्चन परफेक्ट सबके आंसर बिल्कुल बढ़िया से लिख देते और फिर आपको फेल कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। इसका मतलब कमियाँ थी। तो फेल होने के बाद में क्या करना चाहिए, एक तो आजकल आरटीआई है तो कॉपियाँ निकल जाती है, तो कॉपियाँ मंगवानी चाहिए आईसीआई से। कॉपियाँ मंगवा के एनालिसिस करना चाहिए कि भाई मेरी कहाँ वीकनेस है, मैं कहाँ कम पढ़ रहा हूँ, कहाँ कमजोर पढ़ रहा हूँ। उन सारी वीकनेसेस को नेक्स्ट अटैम्प्ट में पूरा आप इम्प्रूव करके फिर जब आप नेक्स्ट अटैम्प्ट देंगे आपका नेक्स्ट अटैम्प्ट में हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट अटैम्प्ट में भी हम उन कमियों को दूर नहीं कर पाए, फिर यदि हम उसी पोजीशन में चले गए तब भी हम सारे क्वेश्चंस नहीं लिख पा रहे हैं, हम पूरा पेपर ही नहीं अटेंड कर पा रहे इवन 100 नंबर का, तो मतलब हमारे को जो टाइम मिला उसमें हम स्पीड भी नहीं बढ़ा पाए। भाई स्पीड नहीं बढ़ा पा रहे आप तो स्पीड बढ़ाओ, आप प्रैक्टिस करो जिससे स्पीड बढ़े। बहुत सारे बच्चे हमने देखे कि 100 नंबर का पेपर अटैम्प्ट नहीं होता, तो भाई पहले अटैम्प्ट में नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आप दूसरे अटैम्प्ट में तो 100 नंबर का पेपर अटेंड करने से तो स्पीड बढ़ाओ। स्पीड बढ़ाने के लिए क्या है, पेपर लिखोगे, फिर मॉक पेपर लिखो, 3-3 घंटे में डिलीवर करो। तो ऐसे करके जब आप अपने आप को इम्प्रूव कर लोगे तो एग्जाम पास नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता। तो जो इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है उसको सही से रन करके हर स्टूडेंट पास हो सकता है। अटेम्प्ट लग गया तो कोई बात नहीं, अगला अटेम्प्ट फिर आ रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें निकाल लेंगे जो कमियां हैं, गलतियां हैं, जो स्पीड स्लो है या कोई टॉपिक में पकड़ कमजोर है तो उन टॉपिक्स को मजबूत करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे और अगली बार देंगे और डेफिनेटली निकाल जाएंगे। इस तरीके से मोटिवेटेड ही रहना चाहिए, ठीक है। मतलब और मोटिवेशन खत्म करके तो फिर जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मोटिवेटेड रहे और हर फेलियर हमको सिखाती है, उससे सीखें और आगे बढ़े, यही सबसे बेस्ट होता है। करेक्ट सर, बिकॉज हर बच्चे के केस में एक अलग अलग फैक्टर होता है। कोई मान लो स्पीड में कमी है, किसी को थ्योरी में कमी होती है, तो हर बच्चे को देखना चाहिए कि उसकी गलती कहाँ है। अपने कमियां सुधार लो, आराम से पास कर दो, तो नहीं होगा। कमियां है इसीलिए तो नहीं हुआ। करेक्ट। आप यदि इम्प्रूव करके यदि बैठोगे तो होगा। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी वो कमियां पूरी, पिछले अटेम्प्ट में आपके 70-75 नंबर के पेपर अटेम्प्ट हो रहे थे, अगली बार भी 70-75 के अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका तो बिल्कुल क्लियर मीनिंग है कि आपने जहाँ आपकी कमियां उन पर आप काम ही नहीं कर रहे हैं। आप काम तो करो, देंगे कैसे नहीं होगा। करेक्ट
करेक्ट. तो मोटिवेशन रखो और गलतियों को सुधारो, कमियों को दूर करो, पेपर पास हो जाएगा. करेक्ट. सर, सीए फाइनल, सीए इंटर में जो लॉ या ऑडिट जैसे सब्जेक्ट्स है, बेसिकली थियोरेटिकल, तो इसमें ये रहता है कि जैसे फोर्थ से जब मैंने भी सीए फाइनल्स की पढ़ाई करी थी तो उनको कितनी बार भी कराओ, तो एक तरीका क्या होता है एक थ्योरी सब्जेक्ट को डील करने का और उसमें एक अच्छा लेवल का स्कोर करने का? देखो, थ्योरी सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि उसको वो रटते हैं, जबकि जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसमें भी लॉजिक्स होते हैं. बिना लॉजिक के एक सिंगल लाइन भी कहीं प्रिंट भी नहीं हो सकती. तो स्टूडेंट्स क्या है, यदि लॉजिक से पढ़ाई करें, कोई भी लाइन लिखी है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, उस लॉजिक को समझ लेंगे तो लॉजिक हमेशा याद रहता है. जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट याद क्यों रहता है, क्योंकि उनके लॉजिक्स होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के माइंड में चले जाते हैं कि ये लॉजिक से चीज़ बनी थी, तो वो फिर उनको याद रह जाता है. यही चीज़ हमको अप्लाई करनी चाहिए थ्योरी सब्जेक्ट में. तो जब हम लॉजिक से याद करेंगे, जैसे कोई भी, जैसे इनकम टैक्स के अंदर ही है तो HRA की डिडक्शन मिलती है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों मिलती है, ठीक है, और कितना अमाउंट सेट करा है, और किस सिटी के हिसाब से कैसे मतलब ये लेके आए हैं. तो उस सिटी, जो मेट्रो सिटीज होती है उनमें इतना लगभग किराया होता है, इतना ये चीज़ होता है, तो उसका एक लॉजिक होता है. तो वो हमें लॉजिक्स हमें पूरे समझ के रखने चाहिए. तो उससे क्या होगा, हमको बड़ा स्ट्रॉन्ग उस पर पकड़ हो जाएगी. और एक तो लॉजिक समझ के पढ़ाई करें, पहला चीज़. दूसरा, मेमोरी की भी ज़रूरत होती है तेरे सब्जेक्ट में, कि भाई किसी में पेनल्टी है तो कितनी है, किसी में 5,000 है, किसी में 10,000 है, किसी में 15,000 है, तो वो पेनल्टीज़ की लिस्ट हमको याद करनी है, हमको सेक्शंस की लिस्ट याद करनी है. तो मेमोरी की भी ज़रूरत होती है. तो मेमोरी में चीज़ें कब बैठती है, जब हम बार बार रिवाइज करते हैं. और बार बार रिवाइज कब कर सकते हैं, जबकि हम समराइज कर लें चीज़ों को. तो समराइज करने का तरीका क्या है, जैसे हमको सेक्शंस याद करनी है तो हम लाइन से लिख लें कि सेक्शन 1 ये है, 2 ये है, 3 ये, 4 ये, 5 ये, ऐसे करके. और फिर आप एक लिस्ट बना ले, 2 पन्ने 3 पन्ने की लिस्ट है आपके पास. उन लिस्ट को आप याद करें, जब आप पार्क में घूमने जाएँ, जब आप ट्रेवल पे हो, कभी भी हो, तो लिस्ट को बार बार याद करते रहे. आप 20 बार रिवाइज कर लेंगे उस लिस्ट को एग्जाम से पहले, तो वो याद हो जाएगी सेक्शंस, ठीक है. तो उसको समराइज करना पड़ेगा. जैसे इनकम टैक्स है तो उसमें एग्जाम्पशंस याद करनी, तो एग्जाम्पशंस की लिस्ट बना ले. कहीं भी कुछ याद करना है तो उसकी लिस्ट बनाना, डायग्राम बनाना, टेबल बनाना, ऐसी चीज़ें हमको टूल्स तैयार करने पड़ेंगे. तो वो हमारे को क्या करेंगे, बार बार रिवाइज होते रहेंगे, तो वो मेमोरी में चला जाएगा. तो थ्योरी सब्जेक्ट दो ही तरीके से कंट्रोल आता है, कि एक तो बार बार रिवाइज होने से जो समरी बने, शॉर्ट नोट्स बने, और चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए टेबल्स, डायग्राम, चार्ट जो भी बना सकते हैं खुद से बना के तैयार कर ले, ताकि वो बार बार रिवाइज कर सके. तो एक तो वहाँ से कंट्रोल आएगा, और दूसरा उसका लॉजिक समझ के पढ़ेंगे तो वैसे भी ज़्यादा रिटेंशन रहेगा और ज़्यादा बेटर क्लिक करेगा, रिकॉल बेटर होगा, फटाफट याद आएगा, चीज़ें फटाफट कनेक्ट भी होंगे एक दूसरे से. जैसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तब केस स्टडी आ गई तो वो जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट हो, तो उसमें 3-4 पॉइंट कनेक्ट हो रहे होते हैं अलग अलग जगह से. तो केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए आपको सब तरफ से सारे पॉइंट्स कनेक्ट करने के लिए लॉजिकली पढ़ाई करी हुई होनी चाहिए. यदि हमने केवल रट्टा मारा हुआ है, ठीक है, रट्टा ही मारा हुआ है, केवल शॉर्ट नोट या समरी बना के भी हमने केवल रटा ही है, चीज़ों को समझा नहीं है, तो फिर वो क्लिक नहीं करेगा उस टाइम. तो 2 बेसिक फंडामेंटल है, एक तो लॉजिक से पढ़ाई करें और दूसरा समराइज करके चीज़ों को बार बार रिवाइज करें, तो थ्योरी सब्जेक्ट डेफिनेटली कंट्रोल हो जाएगा. और एक चीज़ है, जैसे ऑडिट इन्होंने नाम बोला है, स्पेशली ऑडिट सब्जेक्ट है, तो अब आप ये समझे कि आप सीए बन गए, अपने ऑफिस में बैठे हैं और क्लाइंट सामने बैठा हुआ है, और क्लाइंट के सामने ये समस्या है, वो आपके सामने क्लाइंट लेके आए हैं, अब आपको सोल्यूशन देना है प्रैक्टिकल लाइफ में. तो आप ऐसे प्रैक्टिकल अप्रोच से उसको, ऑडिट को सॉल्व करें, ठीक है, रेदर देन कि केवल थ्योरेटिकल प्रैक्टिकली सोचें कि क्लाइंट सामने आ गए तो मेरे को क्या सोल्यूशन देना है. तो वो चीज़ को जब आप अप्लाई करेंगे तो भी आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. तो वही चीज़ है, वो लॉजिक ही होगा जो आप वहाँ पे बताने वाले हैं, लेकिन वैसा केस सिनेरियोज आप क्रिएट जो बने हुए हैं उन्हीं में आंसर आप हटा के, छुपा के, और आप प्रैक्टिकल सिचुएशन क्रिएट करके कि क्लाइंट सामने बैठा है, फिर आप उसको रिप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली आपका आंसर एग्जाम में सही जाएगा. और दूसरा, क्लाइंट सामने बैठा हुआ था, मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आई थी, मैंने उसको ऐसे हैंडल किया था, जब ये आपके दिमाग में चला जाएगा तो फिर ये दिमाग से हटने वाला नहीं है एग्जाम तक, तो आप अच्छे से डिलीवर करके आ चलें, ठीक है. दूसरा लास्ट चीज़ और बोलूँगा, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए. क्या होता है कि स्टूडेंट प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देते, केवल पढ़ते रहते. अरे भाई, डिलीवर कैसे करके आना है. तो ICI के जो आंसर्स आते हैं, सजेस्टेड आंसर्स आते हैं, MT आर्टिकल में जो आंसर्स आते हैं ना, बिल्कुल एज इट इज़ डिलीवर होना चाहिए. डिलीवरी
जैसे एग्जांपल दे दूँ, केस स्टडी होती है, तो जैसे मान लीजिए 5 नंबर की केस स्टडी है, तो उसमें जो प्रोविजन वाला पोर्शन होता है, जो उनको सबसे पहले एक्सप्लेन करना होता है, उसका लगभग 2.5 नंबर, 5 में से 2.5 से 3 नंबर प्रोविजन का होता है। 1 नंबर फैक्ट्स का होता है, क्योंकि फैक्ट्स तो उसमें दिए हुए है ना, और कंक्लूजन का होता है 1 नंबर की, उसमें कंक्लूड करना होता है भी ये सही है या गलत है। तो कंक्लूड करने के लिए 2 लाइन लिखने होते हैं, तो उसका 1 नंबर ही मिलेगा। और फैक्ट्स है तो फैक्ट तो ऑलरेडी क्वेश्चन भी दिए, तो उसका भी 1 नंबर ही मिलेगा। तो नंबर कहाँ है? सारे नंबर प्रोविजन पे। तो नंबर है प्रोविजन पे, और स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, प्रोविजन तो 2 लाइन में लिख दिया, और फैक्ट्स को एक पैराग्राफ बनाया जाए 6 लाइन का। अरे 6 लाइन का 10 लाइन का पैराग्राफ आप फैक्ट्स पे बढ़ा रहे हो, फैक्ट्स को क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो हमको क्या करना चाहिए? तो आईसीआई ने हमेशा, आप देखेंगे आईसीआई के केस स्टडी का सॉल्यूशन, तो आईसीआई फैक्ट्स पे कम लिखता है, प्रोविजंस पे ज़्यादा लिखता है, और कंक्लूजन पे बिल्कुल कम लिखता है, क्योंकि कंक्लूजन 1 नंबर का है, फैक्ट्स भी 1 नंबर 1.5 नंबर का है, और सारे नंबर छुपे हैं प्रोविजन पे। तो अकॉर्डिंगली जहाँ आईसीआई ज़्यादा लिख रहा है वहाँ आपको ज़्यादा लिखना है, जहाँ आईसीआई कम करके लिख रहा है वहाँ आपको कम करके लिखना है। तो हर चीज़ को ऐसा हैंडल करना है जैसे आईसीआई हैंडल कर रहा है। तो प्रेजेंटेशन यदि आप आईसीआई से मैच होगा तो नंबर बढ़ जाएंगे। गलती क्या हो रही है? जहाँ से आपको 3 नंबर मिलने हैं वहाँ तो आप 2 लाइन लिख रहे हो, और जहाँ से 1 नंबर है वहाँ पर आप 10 लाइन लिख रहे हो, तो हो गया उल्टा। तो सिस्टम आपका फिर वो एग्जाम में मार्क्स कैसे देंगे आपको? तो प्रेजेंटेशन की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो फिर थ्योरी पेपर में कैसे रुक जाओगे? आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया, आपके लॉजिक स्ट्रॉन्ग है, आपने प्रैक्टिकल सिचुएशन से चीज़ें हैंडल करके पढ़ी है, समरी करके सारा आपने रटा हुआ भी है, लॉजिक समझा हुआ भी है, सब चीज़ आपको रिकॉल भी है। कौन रोक लेगा आपको? कोई रोक ही नहीं सकता। और पास होना क्या, हम तो बहुत अच्छे नंबर से स्कोर करके निकलोगे। करेक्ट। नहीं सर, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था आपका, दैट अगर 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ऑडिट में, तो बच्चे को ब्रेकअप भी पता होना चाहिए कि फैक्ट से कितने मार्क्स है और इसका कितने मार्क्स है, बिकॉज फैक्ट नहीं लिखे जा रहे हैं याद है। अभी क्या होता है कि आईसीआई ब्रेकअप तो देता नहीं, हाँ, ठीक है, लेकिन जैसे जो एग्जामिनर्स की फीस वगैरह हम लोग के पास होती, तो हमें तो टेंटेटिव आइडिया होता है, तो हम हमारी टेस्ट सीरीज में वही ब्रेकअप बच्चों को देते हैं, जिससे बच्चों को पता रहता है लगभग ये इतने नंबर का है पहला। चलो किसी ने हमारी टेस्ट सीरीज नहीं दिया, हमारे से नहीं कनेक्ट हुआ, तो उसका एक तरीका बता देते हैं हम आपको। उसका तरीका ये होता है कि आप ये देख लो कि आईसीआई जहाँ ज़्यादा लिख रहा है आप ज़्यादा लिख दो, जहाँ आईसीआई कम लिख रहा है कम लिख दो, जहाँ आईसीआई ज़्यादा वर्किंग नोट बना रहा है वहाँ ज़्यादा वर्किंग नोट बना दो, आईसीआई कम वर्किंग नोट बना वहाँ कम वर्किंग नोट बना दो। मतलब जो आईसीआई कर रहा है ना उसको फॉलो कर दो, फॉलो करते हैं आप ऐसे मैच करा दो, मैच करते हैं आपके नंबर आ जाए, तो वैसा कर लो। करेक्ट, बिकॉज पास होना है तो अल्टीमेटली आपकी पेरेंट बॉडी आईसीआई है, बस उसको फॉलो करो, करना पड़ेगा। उनके आंसर्स को फॉलो करो आप। राइट। इसलिए सर कोचिंग इंस्टीट्यूट भी यहाँ ज़रूरी होता है, क्योंकि समझाने वाला ही नहीं होता बच्चे को। आप सेल्फ स्टडी करने जाओगे तो कैसे पता चलेगा? यस वो रहता है। अब बिफोर अपीयरिंग इन एनी सीए फाइनल और सीए इंटरमीडिएट, तो एक बच्चे को कितने मॉक टेस्ट पेपर देने चाहिए? मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंस कितनी रखता है आपके अकॉर्डिंग, कि भाई एक गेम, फाइनल गेम खेलने से पहले कितनी बार रिहर्सल करके जाओ? देखिए मिनिमम 2 मॉक टेस्ट सीरीज तो होनी चाहिए, क्योंकि एक बार तो वो गलतियां करता है तो समझता है मैंने क्या गलती करी, और दूसरी बार उसको इम्प्लीमेंट करके सुधार ले। तो 2 टेस्ट पेपर तो मिनिमम देने ही चाहिए, 2 मॉक सीरीज तो। और बाकी तो देखिए हम जितनी ज़्यादा मॉक की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फ़ायदा होता है, ठीक है। आप जरूरी नहीं कोई सीरीज के थ्रू ही दें, आप उनमें सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जितने ज़्यादा पेपर आप निकालेंगे उतना ही अच्छा एग्जाम आपका होने वाला है, ये बिल्कुल क्लियर है। ये वैसी चीज़ है कि जैसे मैं तो स्पेशली ये भी बोलता हूँ बच्चों को कि भाई जैसे आपको 2 अटेम्प्ट दे के जो एक्सपीरियंस आएगा वो 2 मॉक टेस्ट आ जाएगा, हैं। तो अब अटेम्प्ट दे के एक्सपीरियंस लेना है या मॉक टेस्ट से एक्सपीरियंस लेना है, डिसाइड कर लो। तो सब बच्चे कहते हैं सर मॉक टेस्ट से एक्सपीरियंस लेंगे ज़्यादा बेटर है। तो जो जैसे आप अटेम्प्ट देते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, कहाँ टाइम पड़ रहा है, किस पेपर में टाइम कम पड़ रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट समझ में आ जाता है, पेपर का पैटर्न समझ में आ जाता है, ठीक है। और एग्जाम फोबिया भी कितना आपका होने हो, एग्जाम फोबिया से भी बाहर आ जाते हो, क्योंकि इसी तरीके का पेपर आप 4 बार दे के आए हो तो अगली बार 5वीं बार में आपको फोबिया निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है मॉक टेस्ट के, और जो गलतियाँ हम वहाँ कर रहे होते हैं मॉक टेस्ट में वो सारी सुधार चुके होते हैं जब तक मेन एग्जाम आता है। इस तरीके से मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस तो बहुत ही ज़्यादा है, वो तो बिल्कुल क्लियर ही बात है। मैंने अभी एक लाइन में बोल दिया कि अटेम्प्ट से एक्सपीरियंस ले लो, मॉक टेस्ट से एक्सपीरियंस ले लो, तो इसका मतलब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपके अटेम्प्ट लगने का चांस कम है, क्योंकि आपने मॉक टेस्ट से एक्सपीरियंस ले लिया है। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। मॉक टेस्ट करके जाने वाले बच्चों का पास आउट रेशो बहुत बेटर होता है, बजाय कि जो डायरेक्ट हिट करते हैं एग्जाम को उनके मुकाबले में। तो मॉक टेस्ट तो देना ही चाहिए।
करेक्ट। एंड सब मॉक टेस्ट भी एक स्ट्रैटेजी के साथ प्लान करो कि पहले मॉक टेस्ट में अगर इतने गैप थे तो दूसरे में उसके आधे हैं। वो तो स्ट्रेटजी होता है कि भाई शुरू वाला पहला मॉक सीरीज होता है, उसमें टाइम ज़्यादा होता है, फिर अगली मॉक सीरीज में कम होता है, फिर उससे कम होता है। तो ये तो स्ट्रेटजी करना ही पड़ता है। रीज़न क्या है कि हम जब हर बार नया एक बार रिवीजन करते हैं तो हर रिवीजन में टाइम रिड्यूस होता जाता है। जैसे हम किसी चैप्टर को पहली बार तैयार करते हैं तो उसमें 15 घंटे लग जाएंगे, 20 घंटे लग जाएंगे, लेकिन जब आप उसको दूसरी बार पढ़ोगे तो 10 घंटे में हो जाएगा, तीसरी बार पढ़ोगे तो 5 घंटे में हो जाएगा, चौथी बार पढ़ोगे तो वो 3 घंटे में हो जाएगा। तो ऐसे आप जब बार बार रिवाइज करते हो तो टाइम रिड्यूस होता है। तो मॉक टेस्ट सीरीज भी शेड्यूल ऐसी ही होनी चाहिए। हम लोग तो अपने स्टूडेंट्स के लिए ऐसे ही करते हैं, बाकी जो खुद से कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको ऐसा ही करना चाहिए कि पहले मॉक टेस्ट सीरीज में ज़्यादा गैप, फिर उससे कम गैप, फिर कम गैप, इस तरीके का आपको बनाना चाहिए। और सर अभी ऑनलाइन क्लासेस का काफ़ी क्रेज़ आ चुका है कि घर बैठे आप सारे सब्जेक्ट की क्लासेस ले चुके हो। तो योर इंस्टीट्यूट इज़ इन बोथ कैटेगरीज, ऑफलाइन भी आप देते हैं और ऑनलाइन भी। आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट के लिए भी क्या बेनिफिशियल रहता है और क्या इन दोनों के फ़ायदे नुकसान रहते हैं पढ़ाई के परस्पेक्टिव से? देखो, ऑनलाइन के और ऑफलाइन के अपने अपने अलग अलग बेनिफिट हैं, ठीक है, अलग अलग नुकसान है। लेकिन एक ओवरऑल में बात करेंगे तो यदि वैसे डिस्कस करा जाए तो जो ऑनलाइन मोड है उसका फ़ायदा तो ये है कि आपको ट्रांसपोर्ट करके इंस्टीट्यूट में नहीं पहुंचना है, आपको घर पे ही सुविधा मिल रही है, ये एक फ़ायदा है। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि एक तो आप टीचर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहते हो, एंड टू एंड आप क्वेश्चन, यदि कोई लाइव ऑनलाइन क्लास है तो उसमें भी यदि कोई सिस्टमेटिक है, जैसे कि हम लोग 50 से ज़्यादा का बैच नहीं रखते, चाहे ऑनलाइन लाइव का भी हो, तो यदि उतना है क्योंकि बहुत ही कम अवेलेबल है, यदि वैसा कुछ होता है तब तो बात अलग है। अदरवाइज तो लाइव ऑनलाइन में भी आपका एंड टू एंड आंसर नहीं मिलता है। ऑफलाइन क्लास में टीचर सामने होते हैं, एंड टू एंड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड टू एंड सोल्यूशन करा सकते हैं, तो वो एक बड़ा बेनिफिट होता है। दूसरा, ऑफलाइन में क्या है, आपका एक फ़ायदा और होता है कि आपकी सर्कल डेवलप हो जाती है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में सर्कल थी, आपके 5-7 फ्रेंड होते हैं, जिससे कि फिर आप कॉपी लेने से लेके जो भी आपके थोड़ा मतलब बेटर आपको फील आता है कि नहीं मेरे दोस्त भी हैं साथ में, हम मिल के कर रहे हैं, तो आपस में कॉन्टैक्ट होता रहता है, कोऑर्डिनेट होता रहता है चीज़ों को, तो ऐसा चीज़ होना चाहिए। तो ये ऑफलाइन क्लास में जब बच्चे आते हैं तो उनका सर्कल डेवलप हो जाता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा सीए कर रहा है, उसका एक भी दोस्त ऐसा नहीं है जो सीए कर रहा हो, ठीक है, या सेम स्टेज पर उसके साथ के कंपनी के लोग नहीं हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा वो डिस्कम्फर्ट देता है। बराबर के कंपनी के लोग होने चाहिए। तो वो ऑफलाइन क्लास में जब आप आते हैं, क्लास में बैठते हैं, तो 5-10 स्टूडेंट आपके साथ के होते हैं, सब लोग के कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, सबसे मेल जोल आपका होता है, इससे नेटवर्किंग भी होती है और कोऑर्डिनेशन भी आप लोग के बन जाते हैं। तो ये एक बड़ा बेनिफिट होता है ऑफलाइन क्लासेस में। और ऑफलाइन क्लास का तो देखिए पूरी स्कूलिंग सिस्टम ऑफलाइन पे है, पूरा वर्ल्ड ऑफलाइन पे है स्कूलिंग पे। तो आप मान के चलिए कि यदि घर बैठ के स्कूलिंग हो जाती तो स्कूलों की जरूरत नहीं थी, स्कूल भी जाने की जरूरत नहीं फिर तो। इसलिए जो बेस्ट एजुकेशन का तरीका है वो तो ऑफलाइन ही है। तभी आज जितना भी है, जैसे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वो सब ही ऑफलाइन मोड पे हैं। केवल कुछ पार्ट ये प्रोफेशनल एजुकेशन का भी कुछ हिस्सा ऑनलाइन पे गया है, बाकी आप मान के चले जो ऑफलाइन सिस्टम था स्कूलिंग में है, स्कूलिंग में तो हमेशा ही रहेगा। बीच में कोरोना आया था तो बच्चों की स्कूल जैसे ही छूटी तो उनकी क्या परफॉर्मेंस बिगड़ी है सबको पता है, वो तो उनके साल ही खराब हो गए, ठीक है। और ऑनलाइन की कई बड़ी बड़ी कंपनियां बंद भी हो रही है एजुकेशन सेक्टर में, आपको नाम पता होंगे, सबको बताने की जरूरत नहीं होती है। तो बड़ी बड़े वेंचर्स सब फेल हो रहे हैं ऑनलाइन में, तो कई सारे वेंचर फेल हो चुके हैं। तो ये कहीं कहीं इस चीज़ का इंडिकेशन देता है कि ऑनलाइन कोई फुल प्रूफ एजुकेशन नहीं है। बेनिफिट है कि हाँ ठीक है, आप घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, टाइम अपने हिसाब से जब मर्जी करे जब पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके कई सारे नुकसान भी है। तो और पूरे ओवरऑल यदि हम बात करें तो ऑफलाइन जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है। ऑफलाइन जो है फर्स्ट पे रहेगा, हमेशा पहले भी था। पूरी स्कूलिंग, पूरे कॉलेजेस, पूरा वर्ल्ड, केवल इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड में जितनी भी एजुकेशन डिलीवर होती है उसका 95% आज भी ऑफलाइन है। एक पर्टिकुलर प्रोफेशन, पर्टिकुलर कोर्स, पर्टिकुलर क्लास, पर्टिकुलर चीज़ को छोड़ दें, आप पूरा कंपैरिजन करें, ठीक है। जैसे MBA की क्लासेस, जैसे IIT की क्लासेस, मुंबई IIT में जब जाते हैं लोग, मतलब IITians कैसे पढ़ते हैं, आप पूरा वर्ल्ड को कंपैरिजन करें तो 95% एजुकेशन ऑफलाइन आज भी है। तो ऑफलाइन तो हमेशा ऊपर रहेगा, ऊपर है और रहेगा। ऑनलाइन कभी उसको पूरा रिप्लेस नहीं कर सकता। आप कुछ सुविधा बढ़ने की वजह से कुछ बच्चे ऑनलाइन ले लेते हैं,
कुछ बच्चों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है, एक सिटी माइग्रेट नहीं कर सकते, कई तरीके की समस्याएं होती है, तो उसका एक विनिंग सोल्यूशन निकला है, वो ठीक है। बट ऑफलाइन जो है उसका कोई मुकाबला पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और आगे भी कभी होने वाला नहीं है। करेक्ट। बिकॉज सर ऑनलाइन जब बच्चा लेता है ना तो सबसे प्रॉब्लम रहते हैं डिसिप्लिन मेंटेन करना, कि 8 घंटे की आपको डेली क्लासेस लेनी है खुद से, कोई बोलने वाला नहीं है। एक बहुत बड़ा ये सेल्फ डिसिप्लिन का ही तो प्रॉब्लम आता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ऑनलाइन क्लासेस में सेल्फ डिसिप्लिन का है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने रिकॉर्डेड क्लास ले ली, अब उसका सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो वो एग्जाम तक कभी शादी में जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, बोला हाँ ठीक है मेरे पास पढ़िए, कर लेंगे, क्लास कर लेंगे, क्लास कर लेंगे, क्लास कर लेंगे, करते 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 भी वो बहुत टाइम निकल जाता है बच्चे का, और लास्ट में एकदम से वो सारी क्लासें देखने लगता है, वो चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती है। और स्क्रीन टाइम का भी बड़ा नुकसान रहता है कि स्क्रीन टाइम, जैसे मान लीजिए इंटरमीडिएट की फाइनल की यदि 5-5, 7-7 घंटे की क्लास लेनी है, इंटर तो स्पेशली हम बात करें तो 7 घंटे की क्लास, 8 घंटे की क्लास डेली होती है, तो 7-8 घंटे की क्लास बच्चे को ऑनलाइन लेनी होती है, तो बड़ा स्क्रीन टाइम 7-8 घंटे देने के बाद फिर पढ़ाई भी करनी, तो वो भी किताबों में देखना है, तो पूरा आँखों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है, और मोनोटोनस भी हो जाता है। एक ही कमरे के अंदर एक ही जगह बैठे हुए आप क्लास भी वहीं ले रहे हैं और प्रिपरेशन भी वहीं कर रहे हैं, तो आप एक रूम के अंदर ही बंद होकर आपकी दुनिया वो रूम ही हो गया है, तो बड़ा मोनोटोनस हो जाता है। तो उसमें सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए ले जाना वो हर कोई नहीं कर पाते, इसलिए भी ऑनलाइन क्लासेस में फेलियर रेशो ज़्यादा रहता है। ये सबने नोटिस किया हुआ है कि मान लीजिए 100 बच्चे ऑनलाइन क्लास से अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करके और एग्ज़ाम दे रहे हैं, और 100 बच्चे फेस टू फेस से दे रहे हैं, तो डेफिनेटली जो 100 बच्चे फेस टू फेस आके दे रहे हैं उनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, ये तो आपने कोरोना में भी समझ लिया, सबसे पूरी दुनिया को पता है। इसीलिए आज पूरे वर्ल्ड की 95% या उससे भी ज़्यादा एजुकेशन जो है ऑफलाइन पे है। यदि ऑनलाइन ही बेस्ट होता तो मेरे हिसाब से फिर 95% ऑनलाइन पे होती, 5% ऑफलाइन होती, लेकिन ऐसा नहीं है। 95% या उससे ज़्यादा एजुकेशन जो है ऑफलाइन पूरे वर्ल्ड वाइड है, और वो बेस्ट है, इसीलिए ऐसा है। करेक्ट। your institute and you have taught thousands of students till yet, तो हज़ारों बच्चे में से सिर्फ अगर अपन देखें तो सिर्फ ऑल इंडिया 50 रैंक्स निकलती है पूरे सीए फाइनल सीए इंटरमीडिएट में। तो आपको भी पता होता है, लाइक आप बच्चे की प्रोग्रेस देखते हो कि हाँ ये उस स्पीड से जा रहा है, तो रैंक होल्डर्स जो होता है, रैंक लाना मतलब कोई भी ला सकता है, बिकॉज कई बार ऐसे देखा गया कि जिसके बहुत सारे अटेम्प्ट लग गए सी इंटर में, सी फाइनल में वो रैंक ला रहा है, समझ रहे? तो वो मेहनत में क्या ऐसा चेंज करता है कि वो भाई हाँ हम उसकी रैंक आ जाएगी। एक्चुअली क्या होता है कि पढ़ाई करने के लिए एक सिस्टम चाहिए और एक डिसिप्लिन चाहिए। तो आप देखेंगे जनरली तो जो बच्चे रैंक लाते हैं वो हाईली डिसिप्लिन्ड होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं, पूरा कोर्स रिवाइज कर रहे होते हैं, जैसे जैसे उनको गाइड किया जा रहा होता है उस तरीके से चल रहे होते हैं। ठीक है, और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं जैसे सोशल मीडिया है, रील्स देखने में 2 घंटे लगा दिए, ठीक है, इस तरीके के काम में वो लोग इन्वॉल्व नहीं होते, तो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो यदि डिसिप्लिन होके, सिस्टमेटिक होके, प्रॉपर मॉक टेस्ट सीरीज देके, प्रॉपर एबीसी एनालिसिस को फॉलो करके कि इजी को स्ट्रॉन्ग कर लिया, इतना भी पूरे लिया है, फिर उससे टफ वाले को फिर स्ट्रॉन्ग किया, फिर उसमें भी नंबर अच्छे लिया है, फिर लास्ट में टफ वाला किया तो उसमें जितने आगे, ठीक है। तो इस सिस्टम को फॉलो करके जो बच्चे प्रॉपर तरीके से एग्जाम में बैठेगा, जो भी स्टूडेंट, वो हर बच्चा रैंक क्लास है। रैंक के लिए कोई रैंक होल्डर के लिए ऐसा कोई अलग से कोई नहीं कि आप मतलब कोई और कोई बच्चा नहीं ला सकता, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कोई बच्चा विशेष रूप से कोई भगवान के घर से कोई विशेष अवतार होकर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हर बच्चे के अंदर कैपेसिटी होती है रैंक लाने की। ठीक है, कई सारे बच्चे होते हैं जो इंटर में फेल होकर फाइनल में रैंक ले आते हैं, इंटर में 3 अटेम्प्ट में पास होते तो फाइनल में रैंक आ जाती है। और कईयों के ऐसा भी होता है कि इंटर में रैंक होती है तो फिर फाइनल में नहीं आती। तो ये डिसिप्लिन का मैटर होता है। ये सिस्टम पूरा सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉपर गाइडेंस के अंदर, प्रॉपर सिस्टम के अंदर यदि पढ़ाई करे तो बच्चे की रैंक आ जाएगी। अदरवाइज उसको गाइड भी करा जा रहा है, मान लो प्रो नहीं कर रहा बच्चा, तो वो कैसे रैंक लाएगा? तो रैंक होल्डर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है, लेकिन एक जो तरीका है, एक जो सिस्टम है, एक जो डिसिप्लिन है, एक जो सेल्फ कंट्रोल है, एक मोटिवेशन है, वो सारी चीज़ जो है वो हमको मेंटेन करनी है। जो भी बच्चा उसको कर लेगा वो रैंक होल्डर बन जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से बहुत बच्चों की रैंक्स आती है हर साल। हमारे यहाँ से भी बहुत बच्चे रैंक में आ रहे हैं लगातार। इंडिया के जैसे टॉप 20 में 5 बच्चे आए अभी,
तो रैंक्स तो लगातार आती रहती है, तो हमने देखा ऑब्जर्व करा है बच्चों को, तो वो बच्चे थोड़े से डिसिप्लिन और बेटर, मतलब सेल्फ कंट्रोल वाले, बेटर तरीके से सोचने वाले ये बच्चे होते हैं। तो बस वैसा जो भी बच्चा बन जाएगा वो अपना रैंक ला सकता है, रैंक सिक्योर कर सकता है। करेक्ट। सो मुझे भी ऐसा लगता है कि आपको एज अ स्टूडेंट सुनना चाहिए आपके फैकल्टीज। अगर आप बस उनके दिखाए हुए रास्ते पे भी चलो ना, तो पास तो क्या आप, मतलब यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्चुअली क्या है कि जैसे आ, अभी मैंने बताया था, वापिस से बता रहा हूँ, जैसे कोई बच्चा है, अब वो रील्स में 2 घंटे लगा दिए, फ्रेंड से बात करने में 1 घंटा लगा दिया, कहीं आधा घंटा लगा दिया, पूरे दिन भर का आउटपुट बहुत ही कम हो रहा है, बच्चा आउटपुट नहीं दे पा रहा है। तो या वो बच्चा जो है वो मॉक टेस्ट सीरीज नहीं दे रहा है, वो डायरेक्ट हिट कर रहा है एग्जाम में, तो वो जो बाकी बच्चे मॉक टेस्ट सीरीज दे के आ रहे हैं उससे पीछे रह जाएगा, तो रैंक कैसे ना पाएगा। तो एक सिस्टम को जो बच्चा फॉलो करता है तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है रैंक लाने की, तो वो होना चाहिए। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेगा, जितना डिसिप्लिन में रहेगा, जितना सिस्टमेटिक तरीके से काम करेगा, उतना ही प्रोबेबिलिटी बढ़ता है रैंक आने की। करेक्ट। एंड सर, व्हाट पीस ऑफ एडवाइस यू विल गिव टू द जो अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन रहे हैं कि एकेडमिक्स तो अब सबका निकल गया, जो सीए बन चुके हैं एकेडमिक्स वाइज, आईसीएस अप्रूव्ड कि तुम सीए बन चुके हो, बट आपके हिसाब से ऐसे कौन से सॉफ्ट स्किल्स है कि ये भी होना चाहिए टू क्रैक द इंटरव्यू ऑफ गुड एमएनसीज एंड ऑल? एक तो ये है कि भाई जो सीए बन जाएगा वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होने वाला, ये तो बिल्कुल क्लियर रखें आप। कैसे कि जो डिमांड है वो हर साल 5 लाख सीए की डिमांड है और बन रहे 20,000 50,000 है। अभी इस बार 20,000 बने हैं, अगले टाइम में 15-20,000 25,000 और भी बढ़ जाएंगे, तो भी 50,000 होगा, तो 10% भी सप्लाई नहीं है अभी, इतनी डिमांड है उसके मुकाबले में। तो इसलिए ये तो बहुत क्लियर। और पैकेजेस हर साल बढ़ रहे हैं, चाहे इतने 20,000 सीए निकले हों, चाहे जितने भी सीए निकल रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे जो पहले एवरेज पैकेजेज होते थे वो 5 लाख रुपए के आसपास होते थे, 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए के इनिशियल पैकेजेज होते। आज की डेट में कैंपस में भी जो है मिनिमम 8-9 लाख के पैकेज जाते हैं, और एवरेज बात करेंगे तो कैंपस का एवरेज भी 11 लाख 12 लाख के आसपास आ गया। तो आप बताइए, जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तभी रेट बढ़ती है। तो लगातार रेट बढ़ रही है, हर बार पैकेजेस बढ़ रहे हैं, हर कैंपस में नए रिकॉर्ड बनते हैं, ठीक है, नए हाई रिकॉर्ड्स बन जाते हैं। कि आप पिछली बार तक एवरेज था कैंपस का पैकेज 11 लाख, अब एवरेज हो गया 11.5 लाख, तो हर बार बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। चाहे 50,000 भी बन जाएंगे एक साल में तो भी सप्लाई कम ही रहेगी। तो इस टाइम में तो 20,000 ही बनेंगे, 25-30,000 भी बन जाते तो भी आप मान के चलिए सप्लाई कम ही है, क्योंकि डिमांड तो बहुत ही ज़्यादा है। जिस तरीके से बिजनेस बढ़ रहा है, जिस तरीके से स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, जिस तरीके से कंपनीज बढ़ रही है, जिस तरीके से स्कोप बढ़ रहा है, बैंक की ब्रांचेज बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है, तो सीए की डिमांड तो सबसे ज़्यादा और बढ़ने वाली है अभी तो। ठीक है, इंडिया में इतनी इंडस्ट्रीज आ रही हैं और आ चुकी हैं, और वो कंटिन्यूस ग्रोइंग मोड में है सब चीज़ें। तो डिमांड तो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है, अभी जो दिखती है उससे भी बढ़ जाएगी फ्यूचर में डिमांड। तो इसलिए वो चीज़ को लेके तो पूरा क्लैरिटी होना चाहिए। एक तो डिमांड को लेके आपका पूरा है ना, एक क्वेश्चन और था एक सॉफ्ट स्किल्स को लेकर कि भाई और क्या उसमें ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि वो इंटरव्यू क्रैक कर ले। तो देखो, इंटरव्यू तो सारे सीए लग जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई सीए है और उसका कहीं लगी नहीं नौकरी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि भाई जैसे इंटरव्यू के अंदर वो लोग क्या पूछने वाले हैं, पर्सनल इंटरव्यू होता है, तो पर्सनल इंटरव्यू के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होनी चाहिए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आप किस चीज़ को ज़्यादा उसको जमा हो आप सीक्वेंस में, कि किसको वेट ज़्यादा देते हो, पावर को, मनी को, सेल्फ रेस्पेक्ट को। अब इसको सीक्वेंस में जमाओ। अब बच्चे को नहीं आता तो कुछ भी बोलेगा, तो उसका पर्सनैलिटी वो उससे जज करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ है, जैसे सुबह 4 बज रहे हैं और रेड लाइट हो रही है, पूरा चौराहा खाली है, और अब आपने उसको क्रॉस कर दिया, मतलब आप क्या करोगे? वहाँ खड़े हो तो आप उसको क्रॉस कर जाओगे या वहाँ रुकोगे रेड लाइट में? तो बच्चा कह देगा मैं रुक जाऊंगा, तो वो कहेंगे आप प्रैक्टिकली 4 बजे के लिए थोड़ी लगाई थी लाइट तो ट्रैफिक के लिए लगाई नहीं। और वो कह देता है मैं निकल जाऊंगा, तो फिर उसको कहेंगे कि आप रूल्स तोड़ते हो। तो अब इसको कैसे हैंडल करना है, ये बच्चे को आना चाहिए। तो इस तरीके की प्रैक्टिस बच्चे को करके जानी होती है, तो उसको थोड़ा बेटर तरीके से हैंडल कर लेता है इंटरव्यू को। तो इंटरव्यू स्किल्स के लिए अलग से छोटे मोटे कोर्सेज होते हैं, तो वो इंटरव्यू स्किल्स बच्चे को डेवलप करनी चाहिए। दूसरा, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं कंपनीज में, कैंपस में, सब जगह, तो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा ईजिली अच्छी पोजीशन पे पहुंच पाएगा। ग्रुप डिस्कशन तो कंपनीज में भी होता है, ड्यूरिंग द जॉब भी होता है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए।
तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए और पर्सनल इंटरव्यू स्किल्स अच्छी इसको डेवलप करनी चाहिए अपनी पढ़ाई के साथ में। जैसे कई सारे जो ICI की तो ट्रेनिंग्स होती हैं, तो एग्ज़ाम देते हैं और रिजल्ट आता है, उसके बीच में हमेशा टाइम मिलता चाहिए स्टूडेंट। एग्ज़ाम देते हैं और रिजल्ट आता है, उसके बीच में जब भी टाइम मिले बच्चे को, तो इन चीज़ों पे स्पेशली काम करके अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़े और अपने करियर में अच्छी पोजीशन पे पहुँचे और अच्छी सक्सेस पे पहुँचे। करेक्ट, करेक्ट। और एक सर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो भी उसी स्पीड से आजकल ग्रोइंग फेज में चल रही है अपने, तो जो नए CS बन रहे हैं उनको भी काफ़ी टीचिंग में आ रहा है शॉर्ट इंटरेस्ट, तो आपके अकॉर्डिंग क्या फुट स्टेप होनी चाहिए कि भाई अगर आप कोचिंग में आओ तो कैसे आपको करना चाहिए? बहुत ही बढ़िया इंडस्ट्री है, बहुत कमाई है इसमें, बहुत पैसा है। ठीक है, जो भी जना इसमें आना चाहे बिल्कुल आए, क्योंकि एक्चुअली में टीचिंग कई हज़ार करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। इंडिया की बात करें तो, पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करें तो कई लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें जो भी अच्छा पढ़ाना जानते हैं उन सब के लिए स्कोप ही स्कोप। तो सबसे पहले तो यदि किसी को इसमें एंटर होना है तो अच्छा पढ़ाने की प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा पढ़ाएं, आप पढ़ाएं, फिर 4 लोगों से पूछे कि भाई मेरा पढ़ाई को समझ आ गया क्या, ऐसे करके आप अच्छे टीचर बने। सबसे पहले आपको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक बार वहाँ जाएं, वहाँ पढ़ाएं। तो पहला तो स्टेप यही रहेगा कि आप अच्छा टीचर बनने की कोशिश करें। जब आप अच्छा टीचर बन जाएंगे और आप बहुत बेस्ट डिलीवर करने लग जाएंगे, तो लोगों में धीरे धीरे माउथिंग से ये चीज़ फैलेगी कि भाई ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कंटेंट अच्छा डेवलप करते हैं, अच्छा से डिलीवर करते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, डाउट्स अच्छे से सोल्व करते हैं। ये सारी चीज़ आप करने लग जाओगे तो धीरे धीरे आपकी गुडविल बन जाएगी और लोग आपको पैसा देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप आराम से कोचिंग भी चला सकते हैं, आप खुद का पर्सनल ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं, आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। कई तरीके से आप जो अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज डेवलप करके पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी सेल होते हैं, सी मैं तो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्कोप खूब है। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के लिए पहला जो माइलस्टोन है वो यही है कि आपको अच्छा टीचर बनना है। जब तक आप अच्छे टीचर नहीं बनेंगे तब तक इस इंडस्ट्री में एंट्री आपकी नहीं होगी। अच्छा टीचर बनने के लिए प्रैक्टिस करें, डिलीवरी की प्रैक्टिस करें, कंटेंट की और नॉलेज भी लेना पड़ेगा। 2 चीज़ चाहिए अच्छा टीचर बनने के लिए, वो बताता हूँ। 2 चीज़ क्या है, एक तो आपको नॉलेज बहुत बढ़िया होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको पूरा टिप्स पे होना चाहिए। कहीं से कुछ भी किसी भी पन्ने से कोई पूछ ले तो आप उसमें अटकेंगे नहीं। पहली कंडीशन तो ये है ना, आपका सब्जेक्ट पे कमांड बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए अच्छा टीचर बनने के लिए। और दूसरा, आपकी जो नॉलेज इम्पार्टिंग टेक्निक है, जो डिलीवरी है, वो इतनी बढ़िया होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन इतना बढ़िया होना चाहिए कि सामने वाले के एक ही बार में समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये 2 स्किल आप डेवलप करके अच्छा टीचर बने और फिर इस इंडस्ट्री में आए। मोस्ट वेलकम, बहुत पैसा है, बहुत अच्छा कमाएंगे। लेकिन ये 2 चीज़ करके उतरे, फिर आप अच्छा सक्सेसफुल करियर इंडस्ट्री में बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। आई होप द ऑडियंस गेट द वैल्यू। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या वैल्यू मिली। एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस टाइम। थैंक यू। थैंक यू।